तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अखिलेश ने तारुफ कराया था। संजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया, और आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार तो मौजूद हैं ही और रजत सेठी भी हैं। तो अगर मैं आलोक शर्मा आपसे जानना चाहूं, विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल में तो गांव है और किसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ऐसा पैसा लगाया है कि रोजगार होगा। विपक्ष तो ट्वीट पे ट्वीट करके कह रही है कि तमाम चीजें बेच रही है सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से देश की वित्त मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हमारे पल्ले कुछ नहीं है। आप अपनी जेब को संभाल सकते हैं तो संभालिए, हमसे जितने टैक्स लगाए जाएंगे हम सारे टैक्स लगा देंगे। नोटबंदी से जेब खाली कर ली थी, अब गोल्ड एक्सचेंज स्कीम ले आए हैं हम। उसके साथ साथ अब घर में जो सोना रखा है उसको भी हम निकालेंगे। आज एक तरफ डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लेकर आ गए हैं बड़ी लंबी चौड़ी, और दूसरी तरफ सेल लगा दी है, और वो भी सेल इस तरह की है कि जिसका ये नहीं पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद वो पैसा कहां पर खर्च होगा। आज आईटी स्लैब में मुझे अरुण जेटली जी का भाषण संसद के पटल पर याद आ रहा है। 7 साल पहले दिया हुआ कि कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी, यहां पर 5 लाख का इनकम टैक्स का स्लैब होना चाहिए, लेकिन 7 साल हो गए, कुछ नहीं। आज मिडिल क्लास जो कोरोना में पूरी मार झेल रहा था, तो पूरी राहत की उम्मीद कर रहा था कि शायद किसी टैक्स से कहीं पर कोई हमें किसी तरह की राहत मिली, कहीं पर कोई राहत नहीं मिली। आप देखिए किस तरह से बैंक हो, एलआईसी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, एलआईसी पर भी नजर है। सबको किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ धकेला जा रहा है, और जो लक्ष्य रखा गया है 2 लाख करोड़ का, पिछली बार भी 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, उसमें मात्र 10% का हुआ डिसइन्वेस्टमेंट का। इस बार फिर वही लक्ष्य किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि किस तरह से आपने विपक्ष का आप कह रहे हैं, आलोक जी आप ये कह रहे हैं, मैं डेरेक ओब्रायन का भी ट्वीट पढ़ रही थी, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो इसका एक चुनावी पहलू भी होता है, क्योंकि अब देखिए टी स्टेट असम और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ महिलाओं बच्चों के लिए दिया है। बहुत अच्छा कदम है अपने आप में, भले ही आप इसे चुनावी कदम कह सकते हैं। संजय अग्रवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस तरह से हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह, बीमा, सार्वजनिक कंपनियां। डेरेक ओब्रायन का एक ट्वीट है, और आलोक जी को भी आप सुन रहे हैं। क्या आपको इस पे तथ्य नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त देश में, मैं इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि अगर देश में इस वक्त हमें प्रगति चाहिए, इस वक्त अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत जोर शोर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत जोरों शोरों से उस पर खर्च करना पड़ेगा। उसको खर्च करने के लिए पैसे 3 ही तरीके से आ सकते हैं। या तो एक तरीका है कि सरकार नोट छापे, यानी डेफिसिट बढ़ाए। वो डेफिसिट काफी हद तक बढ़ के अभी से दिखाई दे रहा है, करीबन 6.8% डेफिसिट ऑलरेडी आ चुका है। इससे ज्यादा बजट का डेफिसिट बढ़ाना शायद मुश्किल होगा सरकार के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप फंड्स इकट्ठा कीजिए देश के बाहर से, क्योंकि देश में तो क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ पड़ी है, इतना बड़ा पैंडेमिक आया है, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है, तो आप देश के बाहर से आप पैसा लेके आए, और उसको लाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक नया बनाया जा रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की कैपिटल सरकार डालेगी, और करीबन 5 लाख करोड़ रुपए उसमें रेज किए जाएंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च किया जा सके। हमारा ये मानना है पीएचडी चैम्बर का कि इनफैक्ट हमने सजेशन भी ये दिया था फाइनेंस मिनिस्टर को कि 5 लाख करोड़ काफी नहीं होगा। हमारा 111 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद आज भी जिक्र किया, और वो 5 साल में अगर खर्च होना है, और अभी इतनी भारी मंदी और इतने नुकसान से अगर देश निकला है, तो अभी तो हमें 25-30 लाख करोड़ पहले ही साल में खर्च करना होगा, और उसका पैसा मेनली बाहर से आएगा। बाहर का पैसा इस वक्त बहुत सस्ते कॉस्ट पर अवेलेबल है, क्योंकि जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज है सबने इंटरेस्ट रेट्स बहुत तोड़ रखे हैं, करीबन 0 के आसपास कर रखे हैं, और वो पैसा अभी आके स्टॉक मार्केट्स में पूरे दुनिया में, भारत समेत स्टॉक मार्केट्स में तेजी ला रहा है। उस पैसे को अगर हम बॉन्ड्स इश्यू करें, सोवरेन गारंटीड बॉन्ड इश्यू करें, और उसको सारे पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, तो देश में बहुत भारी एक तो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, बहुत भारी 1-2.5 गुना कहते हैं कि 1 रुपया खर्चने पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 2.5 रुपए की रिटर्न मिलती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और आपको एम्प्लॉयमेंट का भी सबसे बेस्ट मल्टीप्लायर उसी में मिलता है।
तो इसलिए ये संजय जी हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। आपने बोला जी, आपने डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला, उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये वो एसेट है जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो बन चुके हैं उनमें कुछ नया नहीं बन रहा। आज अगर उन्हें बेच दिया जाए लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो उसमें पैसा डालें और वो पैसा सरकार आगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर पाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। ठीक है, हमारी सिर्फ इस बजट से ये कि और ज्यादा शायद प्लान होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। ठीक है प्रोफेसर अरुण कुमार, वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन आपसे सवाल ये है कि अभी जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, क्या आपको लगता है कि ये बजट जो है ये इस अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन का काम करेगा? देखिए, बजट को डिमांड बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ाई नहीं जा रही है इसमें, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो तो करीब करीब उतना ही है जितना पिछले साल हुआ। और जब तक ये एक्सपेंडिचर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अपना डिमांड बढ़ा नहीं सकता है। और जहां पे बेरोजगारी हुई और जहां पे लोगों की आमदनी कम हुई, वहां पे आपको जो एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो लोग पलायन करके गांव में गए, तो वहां पे आपने कटौती कर दी है। पिछले साल 1,11,500 करोड़ का प्रावधान था, वो घटा के अब 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो उसी तरह जैसे कि जो गरीब किसानों को जब देना था प्रावधान, तो 70,000 करोड़ रुपए से 65,000 करोड़ रुपए कर दिया है किसान स्कीम के। उसी तरह यूरिया सब्सिडी है, प्राइस स्टेबलाइजेशन है, फूड सब्सिडी में 3.44 लाख, 2.02 लाख करोड़ रुपए किया है। तो जहां पे आपको गरीब आदमी मदद करती, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। क्लास और अपर क्लासेस को देंगे तो वो पूरी खर्च नहीं करेगा, तो गरीब आदमी के हाथ में जाएगा तो पूरा खर्च करेगा, उससे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि साथ फोकस होना चाहिए था। हमारे गरीब लोग हैं, क्षेत्र है जो किसानी है, परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। मैं देख रहा हूं कि काफी कटौती हो गई है, तो इसलिए दूसरी बात यह कि समय पे कर रहे हैं, जब आमदनी कम हो गई है, प्राइसेस ड्रॉप करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाला अरुण जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस बात का जिक्र आलोक जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सब कुछ बेच दे रहे हैं, ये सरकार सब कुछ बेच देगी, कुछ भी नहीं बचेगा, जो घर में है सामान वो भी बेच दिया जाएगा। ये एक राजनीतिक टिप्पणी उनकी ओर से आई है। डेरेक ओब्रायन का ट्वीट भी दीदी ने पढ़ करके अभी सुनाया था। तो जो राजनीतिक हमला हो रहा है इस बजट पर, जो आज हालात बने थे, लोगों की शायद अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाया है ये बजट। देखिए, विपक्ष की अपेक्षाओं पे शायद खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि उनका स्वधर्म है राजनीति करना, तो वो हर विषय पे राजनीति ही करेंगे। तो उस तूतू मैमे में जाने से ये गंभीर विषय का महत्व कम होता है। रही बात डिसइन्वेस्टमेंट की, तो जैसा जो पीएचईडी चेंबर से आपके गेस्ट थे वो बोल रहे थे, और बात बिल्कुल सही है। जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं, वो सरकारी ओनरशिप के पास रह के क्या फायदा होता है? अगर सरकार उस एसेट को मोनेटाइज करे, वो जो पैसा इकट्ठा हो वो नए एसेट को बनाने में, नए एयरपोर्ट्स को बनाने में, दूर से दूर के रेलवेज, ब्रिजेस, ये सब बनाने में खर्चा हो, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कहीं अब सबसे बड़ी बात है, मनमोहन सिंह जी स्वयं कहते थे कि कहीं पेड़ों पे पैसे नहीं लगते। ये बैलेंसिंग एक्ट है जो कि सरकार को करना होता है। जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, जो जो बड़े बड़े हाईवेज, टोल ब्रिजेस, ये सब बना दिए गए हैं, उनसे हटकर अपना ध्यान नए प्रोजेक्ट्स में, नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में अगर सरकार लगा सके, तो वही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर सकता है, मजबूत कर सकता है। बिल्कुल रजत, ये बात हम समझना चाहेंगे। रजत, एक मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, हमारे देश में 15% जो एम्प्लॉयमेंट है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। तो क्या इस 15% की जो समस्या है, जिस तरह से रोजगार का भी लॉस हुआ कोरोना में, क्या वो एड्रेस होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। Have you seen what I've seen? Ever seen a road without a way? A black and white rainbow? Or a flying monkey? Or had a cup of tea with a Yeti? Don't trust me. I don't care. Thanks for the tea, Yeti. Apollo Aptera. Bad roads go to good places. Beautiful.
Exactly. Mehendi. This is thoughtful. Hindware Italian collection. ऐसे कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपन को यहाँ तक मुंबई आने का मौका मिल जाएगा। जो हमें कभी लाइफ में नहीं हो सका था वो हमें मिला। हम जो उषा की टीम है उन्हें बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। कुशलता के कदम के प्रायोजक हैं उषा। इंडिया के हर घर खुशियां पहुंचाने में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। क्या बोल रहा भाई? क्यों बोल रहा है? कान को भेजा शोरूम वाला बोल रहा है कि हमसे मिला नहीं। कान को कंपनी बोलती है अपने स्टेटस नहीं है। क्या मजाक चल रहा है इधर? क्या बोल रहा भाई? मजाक क्या कर? स्पाइस एक्सप्रेस कार्गो सर्विस करता है डोर टू डोर डिलीवरी, यानी कि आपकी फैक्ट्री से आपके शोरूम तक, और वो भी स्पाइस जेट एक्सप्रेस डिलीवरी के वादे के साथ। अगर आपको अपने बिजनेस को सुपरफास्ट टेक ऑफ करवाना हो तो स्पाइस एक्सप्रेस करो। कॉल एट 9999570570। स्पाइस एक्सप्रेस, इंडिया का नंबर 1 एयर कार्गो सर्विस। Cordova introduces cinema into education. Students understand concepts easily and score high marks. Download the Creative Kids Digital Home Tutor app for LKG to Class 10 for free. Cordova, making learning enjoyable. बियर्ड स्टाइलिंग आसान होती अगर ज्यादा हाथ होते, पर ये पॉसिबल कहाँ? इसीलिए फिलिप्स वन ब्लेड। इट्स अ रेवोल्यूशन। वन ब्लेड स्टाइल्स, ट्रिम्स, शेव्स। जॉइन द वन ब्लेड रेवोल्यूशन। न्यू फिलिप्स वन ब्लेड। There's always a way to make life better. Innovation and you, Philips. घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। तो हम चर्चा कर रहे हैं बजट पर। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी भी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। संजय जी, आपसे यह प्रश्न जानना चाह रहा था कि ये जो आज का बजट आया है, क्या आपको लगता है कि जो अर्थव्यवस्था में एक तरह का झटका लगा कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, क्या ये उसको उबार सकता है? जो भविष्यवाणी की गई आईएमएफ की ओर से कि 11.5% अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी हो सकती है, खुद इकोनॉमिक सर्वे में 11% की भविष्यवाणी की गई है, क्या ये उस दिशा में मजबूती देता है अर्थव्यवस्था को? देखिए, हमें उम्मीद तो ऐसा ही करनी चाहिए। ऑफ कोर्स एज इंडस्ट्री हम लोगों ने काफी लंबी लिस्ट दी थी अपने सजेशंस की, और काफी कुछ पूरे भी हुए हैं और कुछ नहीं हुए। ये हमेशा शायद सरकार के लिए पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्शन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो एक बहुत जबरदस्त फोकस है इस बजट का, ये सबसे जरूरी है। आप सड़कों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ में। आप रेलवेज का आपने 2030 तक का नेशनल रेलवे प्लान बनाया है, जिसमें आप इस साल फिर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आप पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, सब पर खर्च कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे जरूरी है देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और यही हम चाहेंगे कि
इसको मैक्सिमम बढ़ोतरी से की तरफ ले जाया जाए। बिल्कुल। हमारे साथ आलोक जी। आलोक जी, अब इस बजट पे विपक्ष की कर सकती है, सवाल उठा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,000 करोड़ से बढ़ाकर करीब 2.5 लाख करोड़ कर दिया गया स्वास्थ्य का बजट। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको चिंता इसलिए हो रही है कि बंगाल में 25,000 करोड़ से 675 किलोमीटर हाईवे बनेंगे क्योंकि वहां पे चुनाव है। एक तोहफा है बंगाल के लिए। नहीं, देखिए, बंगाल को तोहफा देना था तो क्या 7 साल से नवाज शरीफ को तोहफा था, जितने मर्जी तोहफे दे दे। इस बार चुनाव है तो केरल को, तमिलनाडु को, वेस्ट बंगाल को, आसाम को सड़कें मिलेंगी। क्या पहले वहां के लोगों को सड़कों के लिए वो हकदार नहीं थे? मुझे लगता है ये विशुद्ध राजनीति। अभी मुझसे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि चाहे वो राजनीतिक बयानबाजी है, तू में नहीं होनी चाहिए। हम तू में नहीं कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि 2,26,000 करोड़ रुपया जो आरबीआई ने दिया था वो कहां खर्च हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट नवरत्नों का किया जाएगा या सिख इंडस्ट्रीज का किया जाएगा। ये बजट जिसको हम आम बजट कहते थे, आज ये आम बजट है ही, ये केवल कॉर्पोरेट घरानों के लिए बजट। आपने कहा 100 नए सैनिक खोल देंगे। अरे भाई, 7 साल में कितने खोले आप? 7 साल में 17 स्कूल खुले सैनिक स्कूल। और लेकिन आलोक जी, सबको ये डर था कि कोई कोरोना के नाम पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जिस तरह का वैक्सीनेशन हो रहा है उससे उसका खर्चा पूरा करने के लिए एक नया कोई सेस आ सकता है। कम से कम उस मोर्चे पर तो थोड़ी राहत मिली लोगों को कि ठीक है, कम से कम कोरोना के नाम पर टैक्स नहीं लगा। अखिलेश जी, क्या सेस नहीं लगाया है? पेट्रोल और डीजल पर जो सेस लगाया वो नहीं लगाया है? 4 रुपए का और 2.5 रुपए का सेस कम होता है क्या? अखिलेश भाई, क्या पिछले साल जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 41%, रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 41% मात्र डीजल और पेट्रोल के टैक्स से। अरे 6 साल में 19 लाख करोड़ रुपया लगा दिया, अभी टैक्स की जरूरत पड़ रही है क्या? सबसे पहले 2 महीने में शराब दुकानें इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने खोलने का परमिशन दी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। क्या कितना सेस लगाएंगे आप, कितना टैक्स बढ़ाएंगे आप? इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। रजत जी, आपको लाना चाहूंगा कि क्या सरकार ये इंतजार कर रही है कि पेट्रोल कब सेंचुरी मारता है? क्योंकि ये चुटकुला चला था कि जब 100 पर पहुंच जाएगा तब सब लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दे और अपना हाथ हवा में उठाए, क्योंकि जब बल्लेबाज सेंचुरी बनाता है तब वो ऐसे ही करता है। रजत जी, आपसे प्रश्न था कि क्या पेट्रोल को 100 रुपए होने का इंतजार किया जा रहा है? इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा कि पेट्रोल जो है वो सीधा 100 रुपए तक पहुंच जाए? कब राहत मिलेगी लोगों को? डीजल पे जो लेवीज हैं प्रदेश की सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है। जब बैलेंसिंग नहीं हो पाती बजट की तो ये एक इजी तरीका रहता है कि थोड़ा सा सेस आप और बढ़ा दीजिए पेट्रोल और डीजल पे, और इसका ये एक इनपुट कॉस्ट की तरह जाता है। कई सारे बाकी चीजों पे भी को भी अनकॉम्पिटिटिव बनाता है जो भारत के बाकी प्रोड्यूस होता है वैश्विक स्तर पे, क्योंकि हमारा इस पे जितना ड्यूटीज हैं वो कई देशों से बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से ये एक एरिया है जिसपे कि सरकार को धीरे धीरे एक ग्लाइड पाथ बनाना चाहिए कि कैसे ड्यूटीज वगैरह रिड्यूस होंगी। लेकिन आप इस बात को भी समझिए, पिछले 1 साल में जब कोविड की महामारी के तहत लॉकडाउन किया गया तो सरकार से अपेक्षाएं भी थी कि गरीबों तक पैसे पहुंचाए जाएं डायरेक्ट उनके खातों तक, उनको फूड कॉर्पोरेशन से जितना अनाज देना है उतना दिए जाए, साथ में फिस्कल डेफिसिट को भी जितना संभव हो सके उतना कम रखा जाए। फिर भी 9.5% तक पहुंच गया जनरल डेफिसिट। तो आप देखिए, अल्टीमेटली सरकार को कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेज को मॉप अप करना पड़ेगा, और काफी समय तक तो गाड़ियां भी नहीं चल रही थी लॉकडाउन में, तो ये मानना कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही सारे रिसोर्स सरकार ने लाने की कोशिश किया, ऐसा भी संभव नहीं था टेक्निकली। रजत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने जब मैंने पीएफ वाली बात आपसे पूछी थी, पीएफ पे जो ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा का ब्याज पर टैक्स चलेगा, आपने कहा था बैलेंसिंग एक्ट। एक ये आम जो मध्य वर्ग व्यक्ति है उसका पेट्रोल और डीजल का भी उस पर सेस लगा दिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है, डिटेल सामने आएंगी, जो सिलेंडर गैस है उस पर भी सब्सिडी कम कर दी गई है। तो जो एक ये वर्ग है उसको तो हर तरफ से उसके लिए मुश्किलें बढ़ी रही है ना, उसको तो राहत मिली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार आएगा, बहुत स्वागत है इसका, स्वास्थ्य पे आप एक्सपेंडिचर करिए, लेकिन जो एक ये वर्ग था मिडिल क्लास, उसकी तो समस्या बढ़ गई है। किसान तो पहले ही जमीन पर रोड पर आ गया है। और हम सब बोला ही जाता है किसी भी देश के विकास की गाथा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल और जिम्मेदारी मिडिल क्लास की रहती है। तो वो जब बोला जाता है तो सिर्फ ये बातें तो नहीं है,
हम सब मिडिल क्लास वर्ग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है देश की विकास गाथा में। तो शायद ये उस हिस्से को, अब आप देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने मनरेगा की बात की, 60,000 करोड़ रुपए मात्र आवंटन किया गया था पिछले बजट में। उसको कोविड की महामारी की वजह से जितने लोगों को वापस माइग्रेंट लेबर को अपने अपने गांव और प्रदेशों में जाना पड़ा, तो सरकार ने रियलाइज किया कि 60,000 करोड़ तो बहुत कम है, उसको बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ तक कर दिया गया, 45,000 करोड़ की मात्रा बढ़ाई गई। तो वो भी तो रिसोर्सेज सरकार को कहीं ना कहीं से तो एकत्रित करने होंगे कि अगर गरीबों का भला करना है तो देखिए, निश्चित रूप से ये एक दुविधा ऐसी है जो कि ये टेंशन जीरो सम गेम हमेशा रहेगा कि गरीबों को का भी भला हो सके, उनको जितनी सुविधाएं मुहैया करानी है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो उनको मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों को जो उनको एमएसपी की आय चाहिए वो सब हो। बिल्कुल अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल रजत, आपने अपनी बात कही। अरुण जी संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मनरेगा से ही मैं ये कहना चाह रहा था कि आलोक जी आते हैं जी। जब तक कि आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे बजट में, तो डिमांड कैसे जनरेट होगी? जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया ही नहीं गया है, और इसलिए मेरा मानना है कि खासकर जो गरीबों के हाथ में पैसा जाना चाहिए वो और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ज्यादा देंगे तो गरीबों का काट देंगे। अब गरीबों का काट देंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं पैदा होता। माफी चाहती हूँ सर, आपको रोक रही हूँ। आलोक जी जल्दी से बोलिए अपनी बात। मुझे लगता है कि मनरेगा में कभी भी बजट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, और दुर्भाग्य ये है कि कोरोना के लॉकडाउन खुलने के बाद दिसंबर और जनवरी में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन 53% बढ़ा है जी। इसका मतलब सरकार बाकी फील्ड के ऊपर हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। और दूसरा, प्रोफेसर अरुण जी बार बार एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा सरकारी, पब्लिक निवेश नहीं बढ़ेगा सरकारी, तो जनरेशन कहां से होंगी? लोगों के हाथ पे पैसा कहां से आएगा? डिमांड कहां से बढ़ेगी? परचेजिंग पावर कहां से बढ़ेगी? ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में जीरो साबित हुई है। मृत्यु के कोरोना समय है, अलग हटकर बाउंड्रीज को तोड़ के बजट आएगा, लेकिन दुर्भाग्य वही ढाक के 3 पास और वही उसी तरह के टैक्सेस लगा के केवल सरकार ये चाहती है कि जनता की जेब से क्या निकाला जाए। सरकारी ठीक है आलोक जी, शुक्रिया आपका। ढाक के वही 3 पार कांग्रेस की ओर से आई है टिप्पणी बजट के ऊपर। रजत जी आपका, संजय जी आपका, आलोक जी आपका और प्रोफेसर अरुण कुमार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने सहयोगी संकेत उपाध्याय के पास। नमस्कार।